Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. I hope आप सब लोग अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस बेस्ट चल रही होंगी। तो हमारी रीड PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग 24 जुलाई 2022 को जो इंग्लिश लैंग्वेज 1 का पोर्शन आया था आपका लेवल 2 में, वो उस पेपर के आज हम लोग क्या करने वाले हैं, PYQ सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको जो ये सीरीज की क्लासेस चल रही हैं ये आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू द सीरीज एंड लेट्स गो टू अवर टुडेज वीडियो। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये देखना है करेक्ट कौन सा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हर एक ऑप्शन में आपको ये बताना है कौन सा सही है। इनमें से चारों ऑप्शंस में से वो फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं वन बाय वन। हाउ डज द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी? हाउ इज द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी? हाउ विल द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी? हाउ डिड द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी? अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो मैंने एक रूल आपको बहुत बार बताया है, डू, डज, डिड, टू और मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो देखो, हाउ डज द वर्ड टेंडिंग, डज क्या है, डज के साथ हमारा क्या आ गया, आईएनजी आ गया ना। ये स्ट्रक्चर नहीं है, गलत है। डज, डू, डज, डिड, टू, मॉडल्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाउ डज द वर्ड टेंड टू बिकम यूनिटी, अगर टेंड होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन टेंडिंग है तो गलत है। विल, विल क्या है, विल मॉडल्स के अंदर आता है, विल के साथ भी टेंड होता तो सही हो जाता। डिड भी मैंने आपको बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो डिड के साथ भी टेंड आता। सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, हाउ इज द वर्ड टेंडिंग टू बिकम यूनिटी, है ना। अब इस के साथ आपका आईएनजी लग सकता है, जैसे नहीं पूछते वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना, यू गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, है ना। तो ही के साथ इसके साथ आपका आईएनजी लग सकता है। ठीक है, तो हियर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है आपके सेंटेंस का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो बी वुड बी द राइट आंसर। ये क्यों नहीं है, डज, डिड, विल, मॉडल्स, टू, डू, इनके साथ क्या नहीं आता है, आईएनजी नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वो कोई आपका कह सकते हो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर यही गलती है, टेंडिंग की जगह टेंड आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको एक सेंटेंस गिवन है, द वुंडेड मैन डैश हेल्प्ड डैश बाय सम बॉयज। द वुंडेड मैन, वुंडेड क्या होता है, वुंडेड का मतलब होता है घायल। अब ये वाउंड, वाउंड नहीं है, इट्स वुंड, इट्स वाउंडेड, इट्स नॉट वाउंडेड, इट्स वुंडेड। वुंडेड क्या होता है, घायल। ठीक है, क्या कह रहा है इस सेंटेंस में कि घायल आदमी था। हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि हेल्प है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हेल्प, यानी कि उस घायल आदमी की हेल्प करी गई थी बाय सम बॉयज। अब बाय क्या कहता है, बाय से हमें क्या पता चलता है कि पैसिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस में पैसिव बाय लग गया तो हमें क्या पता लग गया कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। अब पैसिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक में ही है। अब देखो, वुंडेड मैन क्या है, सिंगल आदमी है ना, MAN, मैन तो एक ही होता है, वुंडेड मैन है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। ऑप्शन में जितने भी प्लूरल वर्ब है ना सबको कट कर दो, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। विल बीइंग, अब ये क्या है, फ्यूचर, विल बीइंग क्या हो गया आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हमारा पैसिव ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इकलौता आपका ऑप्शन बचा वॉज बीइंग हेल्प्ड, जो कि यहाँ पर आ जाएगा वॉज बीइंग हेल्प्ड। वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प बाय सम बॉयज, जो घायल आदमी था वो कुछ एक लड़कों के द्वारा उसकी हेल्प करी जा रही थी। ठीक है, सिर्फ वुंडेड मैन सिंगुलर है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आएंगी, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज वॉज बीइंग हेल्प्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीड लिखते हैं यहाँ पे स्पीच,
अब आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? नरेशन चेंज करनी है आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट नरेशन है, आपको डायरेक्ट से क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। अब हमें ये पढ़ के क्या पता चला? ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, यानी कि उसने क्या कह दिया? ये बोला है कि तुम चुप रहो सारे और मेरी बातों को सुनो, मेरे वर्ड्स को सुनो। और हमें स्टार्टिंग का तो दे ही दिया है ना, स्टार्टिंग हमें फ्रेज दे दिया, ही अर्ज्ड दैम। अगर अर्ज नहीं होता तो ये भी बोल सकता था ही ऑर्डर्ड दैम, ठीक है। अब देखो अर्ज ऑर्डर, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। इम्पेरेटिव है क्यों? क्योंकि वो कह रहा है आपको कि आप चुप रहो और मेरी बातों को सुनो। अर्ज करना या फिर ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ये इम्पेरेटिव में आते हैं, इनके साथ टू लगता है हमेशा। ही ऑर्डर्ड दैम to be quiet and listen to his words. He urged them to be quiet and listen to his words. आपका माय क्या है? मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, माय आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आपका हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, वी, ठीक है, मी, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू फैमिली जो है, यू वाले सारे, यू, योर्स, योर, सेल्फ, ये सारे आपके सेकेंड पर्सन में आते हैं। इन दोनों पर्सन को छोड़ करके जो भी बच गया, दे, ही, शी, इट, ये सारे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माय है, माय फर्स्ट पर्सन है, तो माय किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है तो हिज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में माय नहीं आएगा, माय माय तो किसी में भी नहीं आएगा। जिस भी ऑप्शन में माय है पहले तो वही कट करो, क्योंकि माय तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही है तो हिज बन जाएगा, है ना। तो माय वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गया। मैंने क्या बताया? इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इंपेरेटिव है तो टू भी लगेगा, जिसके स्टार्टिंग में टू नहीं है वो भी कट कर दो, ये भी कट हो गया। अब तो 3 ऑप्शन हमारे पास कट ही हो गए, 4 सारे ही हैं, तो एक बच गया, वही आपका सही आंसर है। ही अर्ज दैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वो हमें सेंटेंस पता करना है जो ग्रामेटिकली सही है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। नीदर ऑफ देम आर प्रेजेंट हेयर, देयर, नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर, नीदर ऑफ देम प्रेजेंट देयर, नीदर ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर। अब नीदर ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। आपको नीदर ऑफ देम से क्या पता चल रहा है? कि उनमें से कोई भी नहीं। नीदर क्या होता है? नीदर इज अ सिंगुलर वर्ड। नीदर एक सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो जहां पर भी आपको प्लूरल वर्ब दिख रही है उसको क्रॉस कर दो। आर एक प्लूरल वर्ब है, वर भी एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर नीदर ऑफ दैम के बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो नीदर ऑफ दैम के बाद कोई वर्ब ही नहीं लगाई, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ दैम वॉज प्रेजेंट देयर, ये बिल्कुल सही आपका सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि नीदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगी है। नीदर ऑफ दैम वॉज प्रेजेंट देयर, उनमें से कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कॉम्प्रीहेंशन के बेस पर। आपका रीड में जो है, चाहे आप लैंग्वेज 1 लो, चाहे आप लैंग्वेज 2 लो इंग्लिश को, आपका कॉम्प्रीहेंशन तो आता ही आता है, और कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी भी होते हैं। आपका पैसेज से कोई लेना देना नहीं होता, बस पैसेज में से वर्ड उठा लेंगे और उसका कुछ ग्रामर पूछ लेंगे, ठीक है। तो वाई डू, पहले पढ़ लेते हैं इसको, ये, चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग। ये पैसेज क्या कहता है आपसे? Why do people get stressed? लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है? भाई आजकल तो सबको ही स्ट्रेस है। Adolescents are faced with the demands of their developmental task and that of a complex society. Adolescent कौन होते हैं? जो 13 से 19 की एज में जो आते हैं, यानी कि यंग जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, किशोरावस्था, हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं इसे, एडोलेसेंट पीरियड, है ना। तो एडोलेसेंट कौन होते हैं? टीनेजर्स, है ना। टीनेजर्स जो 13 से 19 की एज वाले जो बच्चे होते हैं, वो 13 to 19। सो एडोलेसेंट्स में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। सोसाइटी डिमांड करती है हमसे, कितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं कि एक इंसान जो है सब कुछ अचीव करने में उसको लगभग 45 to 50 ईयर्स का टाइम लग जाता है। एक इंसान जो है
सक्सेसफुल होता है, अपना एम्पायर डेवलप करता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, उसमें उसको काफ़ी साल लग जाते हैं। और यही सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हम टीनेजर्स से क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम 23-24 और 18-19 साल की उम्र में क्या कर लें, सब कुछ हासिल कर लें, जिसको हासिल करने में उनको इतना टाइम लग गया है। तो जो टीनेजर्स होते हैं, जो एडोलेसेंट होते हैं, उनके ऊपर सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है, और इस प्रेशर में आकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। और और उनके ऊपर डिप्रेशन भी आ जाता है, और कुछ बच्चे तो इस चीज़ में गलत कदम कदम भी उठा लेते हैं, है ना। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ टीनेजर्स। कोटा और जो जितने भी मतलब जो बच्चे नीट और आईटी की तैयारी करते हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। ठीक है, सो उस टॉपिक में अभी नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं। दे नीड टू एक्वायर स्किल्स ऑफ एडजस्टमेंट टू emerge into adulthood unaffected by these demands. इफ दे लैक दीज स्किल्स, अब वो अपना एडल्टहुड उसमें एडजस्टमेंट्स लाने के लिए, अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए वो सोचते हैं वी शुड एक्वायर सम स्किल्स। अगर उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, एंड इफ टू मैनी डिमांड्स आर मेड ऑन देम, दे फील, अगर उनके ऊपर ज़्यादा डिमांड्स थोपी जाएंगी, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड उनके ऊपर रखोगे, तो वो फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर ऑन्शियस, स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, एंड दे आर वरिड अबाउट whether they would be able to live up the expectations of their peers, parents and teachers. क्या हम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि क्या हम लोग, जो हमारे पीयर्स हैं, यानी कि जो हमारे साथ वाले जो हमारी एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट अप कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम खरे उतर पाएंगे, या फिर हमारे टीचर्स जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। ये चिंता जो है स्टूडेंट्स को एंग्शियस बना देती है, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। ऑप्टिमल एंग्जाइटी मोटिवेट्स एंड कीप्स देम अहेड। ऑप्टिमल एंग्जाइटी तो स्टूडेंट को मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन ऑप्टिमल एंग्जाइटी यानी कि सही, अगर हमें टेंशन होती है और हम उस चीज़ को फिर करते भी हैं, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, टेंशन ही टेंशन करते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं। लेकिन अगर हम उस टेंशन को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अगर उसको हम पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, तो वो हमें मोटिवेट भी करेगी और हमें आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी। लेकिन ओवर एंग्जाइटी इज डिसेबलिंग, अगर ओवर एंग्जाइटी करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर डिप्रेस होंगे, तो उसका कुछ इलाज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन कोज करती है। एंग्जाइटी इज कंटेजियस, मीन्स एंग्जाइटी फैलती है, ये एक बीमारी की तरह है। एंड पासिस ऑन टू अदर स्टूडेंट्स, कंटेजियस का मतलब क्या होता है, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। तो एंग्जाइटी क्या है, कंटेजियस है, और दूसरे स्टूडेंट्स में फैलती है, टीचर्स में और पेरेंट्स में भी फैलती है। अब कोई बच्चा परेशान है, वो अपने दोस्तों को भी परेशान करेगा, अपने टीचर्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी। एडोलेसेंट्स व्हेन स्ट्रेस्ड आउट टेंड टू परसीव एवरीथिंग एज एन इमरजेंसी। जो एडोलेसेंट होते हैं, जो हमारी एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो जब ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो उनको सब कुछ लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लें, उनको बहुत इमरजेंसी लग जाती है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम जल्दी कर लें, है ना, उनको सब कुछ इमरजेंसी जैसा लगने लगता है। तो ये आपका पैसेज किसके ऊपर था, एडोलेसेंट्स के ऊपर था। एडोलेसेंट्स और जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, यूथ के ऊपर था ये पूरा पैसेज। ठीक है, अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पैसेज के। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड एमरजेंसी। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है, तत्काल, जल्दी, है ना। तो इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, समानार्थी बताना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक्सोगेमी, एक्सिजेंसी, एक्सिक्वी, एग्जाम्पलरी, ये सब में से आपको फाइंड आउट करना है इमरजेंसी का सिनोनिम क्या होगा। एक्सोगैमी क्या होता है, जो अपनी ट्राइब से बाहर, जो अपनी कास्ट से बाहर शादी कर लेता है। ठीक है, व्हाट इज एक्सोगैमी, गैमी का मतलब होता है शादी, एक्सो यानी कि बाहर, जो अपनी जाति से, अपनी ट्राइब से बाहर शादी कर लेता है, उसको वो एक्सोगैमी कहलाती है। एग्जिक्वी, एग्जिक्वी क्या होता है, फ्यूनरल, द प्रोसेशंस मेड ऑन फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है, किसी की डेथ पर। ठीक है, एग्जिक्वी इज रिलेटेड टू फ्यूनरल और डेथ। एग्जाम्पलरी क्या होता है, यानी कि उदाहरण देने वाला, सराहनीय, है ना, उसने बहुत ही एग्जाम्पलरी काम किया है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक्सिजेंसी क्या होता है, एक्सिजेंसी होता है जल्दी, तत्काल, अर्जेंट, अर्जेंट, अर्जेंसी। ठीक है, सो
इमरजेंसी का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सिजेंसी हो जाएगा, क्योंकि एक्सिजेंसी भी क्या होता है, तत्काल होता है, जल्दी होता है, अर्जेंट होता है। ठीक है, तो एक्सोगेमी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलते हैं। अब एक्सोगेमी क्या होता है वो पता चल गया हमें इस क्वेश्चन से कि ट्राइब से बाहर, कास्ट से बाहर शादी कर लेना। एक्जिक्वी इज रिलेटेड टू फ्यूनरल, टू डेथ। एग्जाम्पलरी यानी कि बहुत अच्छा काम किया है किसी ने, तारीफ के योग्य है ये इंसान। ठीक है, एग्जाम्पलरी मीन्स बहुत अच्छा काम किया है किसी ने, एग्जाम्पल सेट करने वाला। एक्सिजेंसी क्या होता है, अर्जेंट, तत्काल, जल्दी। ओके, सो बी वुड बी द राइट आंसर है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको एंटोनिम बताना है ऑप्टिमल का। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द है ना, आपको उल्टा बताना है किसका, ऑप्टिमल का। अब ऑप्टिमल क्या होता है, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, सूटेबल, है ना। जो चीज बेस्ट है, जो चीज सूटेबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमल। जैसे ये नहीं कहते दिस एक्सपेरिमेंट शुड वर्क इन ऑप्टिमल कंडीशंस ओनली, तो ऑप्टिमल क्या होता है, जो बेस्ट होता है, जो सूटेबल होता है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, समथिंग विच इज नॉट बेस्ट, समथिंग विच इज नॉट सूटेबल, है ना। तो देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है ऑप्टिमल के एंटोनिम के लिए। इमेजिनेबल क्या होता है, जिसको इमेजिन किया जा सकता है, जो काल्पनीय होता है ना, जो काल्पनीय होता है उसको हम इमेजिनेबल बोलते हैं। एनामल क्या होता है, आपने सुना ही होगा टूथ एनिमल, है ना। टूथ कैविटी, एक हार्ड कवरिंग, अ हार्ड कवरिंग यूज्ड इन केमिकल्स, जो टीथ, जैसे हम टीथ के ऊपर लगाते हैं ना एनिमल, वो उससे रिलेटेड है एनिमल। तो ये तो इनेमल, ये तो नहीं है। डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, दशमलव, है ना, दशमलव, जिसको पॉइंट कह देते हैं, 10.34, है ना। सो दिस पॉइंट इज डेसिमल। ओके, डेसिमल ये भी नहीं है, इमेजिनेबल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, अनआइडियल। अनआइडियल मतलब जो आइडियल नहीं है, जो बेस्ट नहीं है ना, विच इज नॉट बेस्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बेस्ट एंड सूटेबल। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अनआइडियल, मतलब आइडियल नहीं है, जो बेस्ट नहीं है। सो सी वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब आपको ऐसी स्पेलिंग बतानी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स पढ़ते हैं, परसेप्शन, मोटिवेशन, कॉम्प्लेक्शन एंड पैटर्नल। अब देखो, मोटिवेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्शन की भी स्पेलिंग सही है, एंड पैटर्नल की भी स्पेलिंग सही है। परसेप्शन, परसेप्शन की स्पेलिंग गलत है, परसेप्शन की स्पेलिंग होती है PERCEPTION। हमारे इस स्पेलिंग में SION है, जबकि परसेप्शन परसेप्शन की स्पेलिंग में टी होता है, SION नहीं होता, TION होता है। ठीक है, सो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर ए, परसेप्शन की स्पेलिंग गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ दीज फोर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, डेवलपमेंटल के लिए आपको नाउन बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, नाउन क्या होता है, नाउन इज नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनीथिंग, एनीथिंग विच इज नेम्ड, दैट इज नाउन। ठीक है, तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या है, आपका नाउन है, इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, एल लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल हो जाएगा। अब देखो, डेवलपमेंटल ही यहाँ पर पूछा है हमसे, इसी का हमसे नाउन पूछा है। सो डेवलपमेंटल का नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग का नाउन क्या है, डेवलप है। डेवलप्ड का नाउन भी डेवलप है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये खुद नाउन है। सो डेवलपमेंट का नाउन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, so noun for the word developmental would be development. Okay, option number 4 would be the correct answer for this question. I hope this is clear. ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं दूं आपको, तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल एज फ्रूटफुल। फ्रूटफुल, अब फ्रूटफुल क्या है आपका, फ्रूटफुल का आपका नाउन क्या हो जाएगा, फ्रूट, फ्रूट। ठीक है, यानी कि जो लास्ट के हम लोग वर्ड्स हटा देते हैं, जो मेन वर्ड बचता है, उसको हम नाउन कहते हैं, विच इज नेम ऑफ समथिंग, है ना। सो हेयर फ्रूट विल बी द नाउन, एंड इसमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल में डेवलपमेंट वुड बी द नाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको वन वर्ड बताना है फॉर अ डिजीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल और ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मतलब कि जो बीमारी छूने से फैलती है ना,
छूने से या बिना छूने से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, चाहे लोगों का चाहे ऑर्गेनिज्म का, जो बीमारी फैलने वाली होती है। ठीक है, सो फैलने वाली बीमारी के लिए आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड फॉर द डिजीज विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ऐसी बीमारी जो फैलती है बिना डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के। कॉम्प्लेक्सिटी डिजीज नहीं होता, स्ट्रेस डिजीज नहीं होता, फीवर डिजीज भी नहीं होता, कंटेजियस डिजीज। अब कंटेजियस डिजीज कौन सी होती है? वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलती है, चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो। ठीक है, सो कंटेजियस का मतलब क्या होता है? फैलने वाला। ओके, सो हियर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो वो बीमारी जो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंटेजियस डिजीज कहते हैं। जब मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था तब भी बताया था। ठीक है, सो कंटेजियस क्या होता है? फैलने वाला। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अब ये आपका फिर से कॉम्प्रीहेंशन आ गया। चलिए कॉम्प्रीहेंशन पर पढ़ लेते हैं। एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। अभी क्या कहता है कि आजकल जो है लोगों को लगता है कि एजुकेशन क्यों लेते हैं लोग? एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज गेन किस लिए करते हैं? एजुकेशन लेके नॉलेज किस लिए गेन करते हैं? स्किल्स किस लिए गेन करते हैं? बस अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। अर्न देयर लिविंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उनकी आजीविका चलाना। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि एजुकेशन किस लिए ली जाती है? ताकि लोग सर्टेन नॉलेज ले पाए, स्किल्स ले पाए, जिससे उनका जीवन चल जाए। बट दैट इज ओनली वन पर्पज ऑफ एजुकेशन। लेकिन सिर्फ एक यही रीजन नहीं है एजुकेशन लेने का, ये तो सिर्फ एक पर्पज है एजुकेशन का। यू मे आस्क वाई। आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ह्यूमंस आर मच मोर देन जस्ट वेज अर्निंग मशीन्स। क्योंकि ह्यूमंस जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन से और भी बहुत ज्यादा आगे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना बने हैं ह्यूमंस। दे आर endowed with emotions and feelings which enrich their life। उनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो कि उनकी लाइफ को और ज्यादा एनरिच करती हैं। These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social beings able to interact with fellow beings who are member of that society of which they are part। तो ये जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं इनको डेवलप होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो है ह्यूमन बींग्स ये बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। कौन से ह्यूमन बींग्स? जो उनके साथ रहते हैं, जो उन्हीं के फैमिली का हिस्सा है, जो उन्हीं की सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जहाँ पर जिसके पार्ट वो है, जिसका वो हिस्सा है, बाकी लोग भी उसी का हिस्सा है, तो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए। इसलिए वो इमोशंस और फीलिंग्स क्या होनी चाहिए? डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो लाइंस है ये डबल ट्रिपल क्या हो गई यहाँ पे प्रिंट हो गई। ओके, सो ये आपका पैसेज किसके ऊपर था? मोरल एथिक्स के ऊपर था, कि इंसान जो है सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है और इंसान के अंदर इमोशंस हैं। ओके, सो क्वेश्चंस पर चलते हैं। आई होप आपको पैसेज समझ आया होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ दिस पैसेज इज इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। इस लाइन का मतलब क्या है? कि पैसा अपनी जीविका चलाने के लिए। अर्न देयर लिविंग वैसे एक इडियम भी है। अर्न देयर लिविंग का मतलब क्या होता है? अपनी अपनी आजीविका चलाना। अपनी क्या करना? आजीविका चलाना। आजीविका चलाना, दिस इज मीनिंग ऑफ अर्न देयर लिविंग। अब इसमें पूछा है लिविंग क्या है? लिविंग क्या है? यहाँ पर नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? अब देखो लिविंग यहाँ पर क्या है? नाउन है। अपनी आजीविका चलाना, जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि उसको क्या करनी है? अपनी आजीविका चलानी है। आजीविका चलाने के लिए वो एजुकेशन गेन करते हैं, ऐसा ही बोला है हमारे पैसेज में। तो ठीक है, अब देखो एडवर्ब पहचानने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। एल वाई होता है जिसके लास्ट में, वो एडवर्ब होती है। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है उसे ही तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं ना, जो हमारी नाउन को क्या करता है? आगे और उसको नाउन हमारा एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो हमारी नाउन को क्वालिफाई करता है ना, उसकी विशेषता बताता है। तो अर्न देयर अगर गुड लिविंग होता, गुड हो जाता, बैड हो जाता, अगर लिविंग की क्वालिटी बता देता तो वो एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, वर्ब ये नहीं है, मेन वर्ब यहाँ पर अर्न हो जाएगी। सो वर्ब भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, नाउन। सो अपनी आजीविका चलाना, क्या चला रहे हैं? वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। सो आजीविका चलाना, अर्न देयर लिविंग। सो यहाँ पर लिविंग क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। सो ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंपाउंड एडजेक्टिव, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेजेस वेज अर्निंग मशीन्स। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया, विशेषण। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स which qualifies qualifies the noun, which qualifies the noun। अब देखो मशीन क्या हो गया यहाँ पर, इसमें नाउन हो गया। अब मशीन क्या है? नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने वाले, इस नाउन की विशेषता बताने वाले दो या दो से ज्यादा शब्द क्या कहलाते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब दो या दो से ज्यादा हो गए तो एक वाला ऑप्शन कट करो पहले, ये दोनों कट हो गए। अब मशीन इसमें नाउन है। अब मशीन कैसी है? वेज अर्निंग मशीन ना। तो मशीन की हमने क्या बता दी यहाँ पे? क्वालिटी बता दी कि किस टाइप की मशीन है, वेज अर्निंग मशीन है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वही एडजेक्टिव जिसमें दो से ज्यादा शब्द होते हैं, दो या दो से ज्यादा, और वो नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। सो मशीन एक नाउन है, इसको क्वालिफाई किन दो शब्दों ने कर दिया? वेज अर्निंग ने। सो कंपाउंड एडजेक्टिव इसमें क्या हो जाएगा? वेज अर्निंग हो जाएगा, अर्निंग मशीन्स नहीं होगा। सो हेयर ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, वेज अर्निंग क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? टू और मोर देन टू वर्ड्स विच क्वालिफाइज द नाउन, विच टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ द नाउन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज अ डिटर्मिनर इन इट। अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर आपके पास 8 टाइप के होते हैं, क्वांटिफायर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, आर्टिकल भी होता है। तो अब मैंने आपको उनमें से बताया था कि आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड द, ए एंड द। डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी बताए थे, पोजेसिव्स भी बताए थे। तो एक्वायरिंग नॉलेज में कोई डिटर्मिनर नहीं है। दे आर इंडोर्ड में भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। यू मे आस्क व्हाई, इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन ह्यूमंस आर मच मोर देन, इसमें मच क्या हो जाएगा? आपका एक डिटर्मिनर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। अब आपका जो मच है ये कौन से एडजेक्टिव के अंडर आता है? मैंने आपको बताया था क्वांटिफायर्स, है ना। क्वांटिफायर्स किसके अंदर आते हैं? क्वांटिफायर्स के अंदर आपके आते हैं मच, मोर, मैनी। ठीक है, सो मच, मोर, मैनी, ये वाले आपके वर्ड्स किसके अंदर आते हैं? मच, मोर एंड मैनी, ये आपके क्वांटिफायर्स के अंदर आते हैं। सो ह्यूमंस आर मच मोर देन, सो इसमें मच क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिफायर डिटर्मिनर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आप एक बार डिटर्मिनर्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो, अलग वीडियो भी बना दूंगी डिटर्मिनर समझाने के लिए। ठीक है, सो डिटर्मिनर आपके पास मोटे मोटे 8 टाइप के तो होते ही हैं। ठीक है, सो मच क्या है? एक क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। ये आपके पैसेज की फर्स्ट लाइन है। इसमें कहा है कि एजुकेशन को लोगों ने ऐसे समझ लिया है, इसका मतलब है कि लोग सर्टेन नॉलेज ले लेते हैं, स्किल्स ले लेते हैं ताकि उनका जीवन चल पाए उससे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का एक पर्पस है। तो ये टेंस पूछा है आपसे, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है? अब देखो, मीन्स ये आपकी वर्ब है, इसके साथ एस या ईएस लग गया, एस या ईएस लग गया, इससे हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? हैबिट ही बताई जाती है। इसमें हैबिट ही बताई गई है कि लोगों की हैबिट हो गई है, अब ये लोगों को आदत हो गई ये समझने की, है ना। सो एस या ईएस लग गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले पास्ट वाले ऑप्शन कट कीजिए। दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो भी परफेक्ट टेंस होता है ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा एच फैमिली आती है, हैज, हैव एंड हैड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आएगा। कहीं पर आपको हैज हैव हैड दिख रहा है? जी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो परफेक्ट भी नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन बचा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस सेंटेंस में आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी यही है कि एस या ईएस लग जाए, डू डज लग जाए, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाए, उसमें क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। अब देखो, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी होती है? एक तो होती है आपके पास पॉजिटिव डिग्री,
दूसरी होती है आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी कौन सी होती है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको मैं अगर इनके एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गुड, गुड, बेटर एंड बेस्ट। आपने ये तो पढ़े ही होंगे, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव में तो ये तो सबने पढ़ा ही होगा ना, गुड बेटर बेस्ट, बचपन से ही पढ़ते आते हैं ये तो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से। सो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। ठीक है, इनमें से आपको ऑप्शंस में से बताना है कि करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। कॉमन की दी गई है, ऑप्शन पढ़ के पता लग रहा है कॉमन की डिग्री पूछी है हमसे। कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट, कॉमन, कॉमनर, कॉमनीएस्ट एंड मोस्ट कॉमनीएस्ट। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि कॉमनीएस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। कम्युनिस्ट होता है जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, वो कम्युनिस्ट होता है। लेकिन कॉमनीएस्ट और मोस्ट कॉमनीएस्ट जैसे कोई वर्ड नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 दोनों गलत हो जाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा 1 एंड 2 में। बेसिकली 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट ना दिखे तो आप सीधा आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, कॉमन, मोर कॉमन एंड मोस्ट कॉमन। लेकिन आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, आपने कॉमनली जो है कॉमन का एडजेक्टिव फॉर्म आपने यही सुना होगा, कॉमन, मोर कॉमन एंड मोस्ट कॉमन। लेकिन जो आपका फॉर्मल एस्पेक्ट होता है, जो आपका फॉर्मल वे होता है आपका, अगर फॉर्मल फॉर्म देखें तो कॉमन, कॉमनर एंड कॉमनेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप फॉर्मल पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉमन की एडजेक्टिव डिग्रीज क्या होती हैं आपके पास, कॉमन, कॉमनर एंड कॉमनेस्ट। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना गिवन हो तो आप कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन के साथ जा सकते हैं। लेकिन सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, कॉमन, कॉमनर एंड कॉमनेस्ट। सो हेयर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। व्हाट बुक इज यू रीडिंग, ये गलत सेंटेंस है। इसकी जगह अगर व्हाट बुक की जगह विच बुक आता, विच बुक, और इसकी जगह अगर आर आता, आर यू रीडिंग, तो सही हो जाता, क्योंकि आर किसके लिए लगा है, आर हमारा यू के लिए लगा है। यू वैसे तो एक ही इंसान है लेकिन यू के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, यू इज नहीं होता, यू आर होता है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विच बुक सेल द मोस्ट कॉपीज। अब देखो विच बुक तो सही है, लेकिन कौन सी बुक ने सबसे ज्यादा कॉपीज बेची। अब बेचने के बाद ही तो पता लगता है ना कौन सी बुक ने सबसे ज्यादा कॉपीज बेची। तो पास्ट टेंस होना चाहिए था, ये होना चाहिए था विच बुक सोल्ड, सोल्ड द मोस्ट कॉपीज, क्योंकि बेचने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि कौन सी बुक ने ज्यादा, कौन सी बुक की ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। तो इसमें सेल की जगह सोल्ड होना चाहिए था। ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। वेन विल दे अराइव्ड, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, डू, डज, डिड, टू और मॉडल्स जितने भी होते हैं इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, विल क्या है, एक मॉडल है ना, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अराइव्ड नहीं, अराइव होता है। व्हेन विल दे अराइव होता तो ये सही हो जाता, अराइव्ड नहीं आएगा। सो ये ऑप्शन भी गलत है। विच वन वुड यू लाइक, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ग्रामर सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर। क्यों, क्योंकि विच वन, ये कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, विच वन वुड यू लाइक, विच वन वुड यू लाइक। सो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपके लिए ये क्लासेस जो मैंने चला रखी है सीरीज, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज hit the like button, and if you are new to this channel, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much.